हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा जो लेसन है वो कंटिन्यू चल रहा है और लेसन का नाम क्या है? ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो ये जो लेसन है, ये लेसन है आपका हिस्ट्री बुक और आर पास्ट बुक का नाम है। और आप आज जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो है, दिस इज़ अ पार्ट 3, वीडियो पार्ट 3। तो अभी तक हम लोगों ने जो आदिवासीज़ हैं वो कैसे रहते हैं, आदिवासीज़ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से रीजन्स में आदिवासी मिलते हैं, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, या कौन कौन से थे पास्ट टाइम में। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। यानी कि शिकार का समय, बुआई का समय और नए खेतों में जाने का समय। आप नए खेतों में जाने का समय का मतलब समझ गए ना क्या है? क्योंकि पहले टाइम में कौन सी खेती होती थी? कल्टीवेशन जो होता था वो कौन सा होता था? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो फार्मर्स थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स उनको कहा जाता था। तो वो सब आदिवासी ही थे, यानी कि जनजातियां थी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती थी। ठीक है, तो उनका शिकार का समय क्या था, कब वो बुआई करते थे, कब वो खेतों में जाया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब वो इंडिया में आए तो क्या होता था, मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ये अपनी टीम को भेजते थे ताकि वो टीम जो है रिसर्च कर पाए, पता लगा पाए एक्चुअली में चल क्या रहा है, ताकि उसी हिसाब से उनको रिवेन्यू मिल पाए, वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते थे। ठीक है, जैसे आज के समय में भी गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आना है या कोई सपोज करते कोई लॉ लेके आना है, तो सबसे पहले टीम जो है गवर्नमेंट की, वो पूरी टीम उस पूरे एरिया की, उस जगह की, उस लोकेलिटी की पूरी स्टडी करती है, वहाँ की नीड देखती है, उसके हिसाब से वो वहाँ रिपोर्ट भेजती है गवर्नमेंट के पास, और फिर गवर्नमेंट उसको लेकर के लॉ बनाती है। तो ठीक उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ थी, ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में थे, तो उन्होंने जो है जो आने वाले वक्त में लॉज बनाने थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर के या आदिवासीज को लेकर के, उससे पहले जो उन्होंने अपने लोगों को जंगलों में भेजा, तो उन लोगों ने क्या रिपोर्ट बताई, तो उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपके सामने हैं। ये जो आप पिंक कलर के पेज पर देख रहे हैं, ये सारी वो रिपोर्ट के अंश हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने लिखी थी? ये रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट दी है वेरियर एल्विन ने, जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव वैज्ञानिक, यानी कि जो मानवों पर रिसर्च करे। ठीक है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कौन थे वो? वेरियर एल्विन, जो कि ब्रिटेन के थे। ठीक है ना, और ब्रिटेन का ही राज था इंडिया पर। तो उन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजा कि आप जाइए और पता करिए कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, एक्चुअली वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। Have you ever noticed that people living in different types of societies do not share the same notions of work and time? यानी कि आपने ये नोटिस किया होगा कि देश में अलग अलग समाज के अंदर लोग रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ में लोग रहते हैं, परंतु वो लोग सेम काम और सेम समय पर नहीं करते। ठीक है, कोई समाज में अंदर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर लोगों के अपने अपने काम बटे हुए हैं। ठीक है ना। The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women. जो जीवन था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का और शिकारियों का, जो हंटर्स थे, शिकारी, उनका अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, कैलेंडर्स के हिसाब से और पुरुष और महिला के हिसाब से उनका काम बटा हुआ था। पुरुषों का काम अलग था, महिलाओं का काम अलग था, और पूरे साल का जो उनका कैलेंडर था, उस कैलेंडर के हिसाब से वो लोग
काम को करते थे कि इस मंथ में हमें ये करना है, इस मंथ में हमें ये करना है, इस मंथ में हमें ये करना है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम आज के समय की बात करें तो सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई अब मार्च का मंथ आ गया है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ठीक है कि नहीं भाई इस मंथ में हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर में रहेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो भाई शादी वगैरह का प्रोग्राम हम कैंसिल कर देंगे, सब इस तरीके की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी में कोई काम है तो ही जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो दिमाग में क्या रहता है कि अब एडमिशन कराना है। ठीक है, बच्चों को उनको सामान दिला के देना है, बुक्स चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें प्लानिंग्स रहती हैं दिमाग में। फिर जैसे ही जून का मंथ आता है तो दिमाग में क्या चलने लगता है मई के एंड में ही, कि अब तो हमें अपने नाना जी के घर जाना है, अपने दादाजी के घर जाना है, या कहीं भी घूमने जाना है, मामा जी के घर जाना है। तो इस तरीके की प्लानिंग हम लोग करने लगते हैं, पहले से एडवांस टिकट बुकिंग करने लगते हैं। बल्कि उन दिनों तो जो टिकट्स होते हैं वो मिल भी नहीं पाते, ट्रेन की बुकिंग्स ही फुल चलती है ना। तो प्लानिंग उसी हिसाब से होती है। जैसे जून और जुलाई का जैसे मंथ आने लगता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई गाड़ी निकाल लो। ठीक है, अब 4 व्हीलर में जाया करेंगे, बरसात होने लगी है ना। अच्छा, या नहीं है अगर 4 व्हीलर तो हम लोग अम्ब्रेला लेके जाएंगे, या फिर हम प्लानिंग करने लगते हैं कि अरे हम भी लेंगे गाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें आज के समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बातें आज के टाइम की है है ना। उस समय में उनका जीवन क्या था, उनका कैलेंडर क्या था, पूरे साल वो क्या सोचा करते थे, वो क्या करते थे, ये बात वॉरियर एल्विन क्या कहते हैं इसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, वॉरियर एल्विन अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लाइव्ड अमंग द बेगाज एंड कोहन्स। अब आपको पता ना बेगाज और कोहन्स कौन थे? बेगाज एंड कोहन्स ये कौन है? ये जनजातियां हैं, है ना। कहाँ की जनजातियां हैं? सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मध्य भारत की। ठीक है, अच्छा, ये रहे हैं इनके साथ मैनी ईयर्स, 1930s एंड 1940s, यानी कि 1930 और 1940 के दशक के दौरान वो वहाँ रहे, उनके साथ जंगलों में समय बिताया। ठीक है, आप कह सकते हो, मैंने आपको बताया ना कि जब कोई गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी होती है तो आज के समय में भी यही होता है कि अपने लोगों को, या आप कह दीजिए अपने जासूसों को वहाँ भेजा जाता है, या आप आज के समय में उनको जासूस मत कहिए, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ कह दीजिए, वो रिसर्च करने के लिए, वो सर्वे करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो और वहाँ का पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से फिर उनकी प्लानिंग के हिसाब से फिर जो है नए लॉज बनाए जाते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा पब्लिक की सोर्स ऑफ इनकम इस हिसाब से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर पहले सिर्फ कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, उस चीज़ का प्रैक्टिकली जाकर के देखा जाएगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे कि क्या वाकई में सोर्स ऑफ इनकम इसी हिसाब से लोगों की बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो उन पे इतना टैक्स लगा दीजिए, और अगर घट रही है तो उनको ये सुविधा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर सड़कें बनाने के लिए चाहिए थी, अगर मान लीजिए हमें तरक्की चाहिए तो हमें सड़कें चाहिए होंगी। ठीक है, अब अगर सड़कें चाहिए तो सड़कें चाहने के लिए अब सड़कों को मेंटेन भी तो करना होगा ना। अब उसकी मेंटेनेंस कौन देगा? तो उसके लिए उन पे टैक्स लगाइए। ठीक है, अच्छा, अब सड़कों पे चलेगा कौन? सड़कों पे चलाने के लिए कारें चाहिए। कारें आएंगी कहाँ से? विदेशी कंपनियों को ऑफर दीजिए कि वो इंडिया में आए, अपने प्लांट सेटअप करें और हमारे यहाँ कारें बनाएं। अब कारें भी बन गई, मगर उन कारों को खरीदेगा कैसे? क्योंकि इतनी इनकम नहीं है लोगों की। तो अपने देश के बैंक्स को कहिए कि वो लोगों को लोन दें। ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग कारें खरीद सके। ठीक है ना। अच्छा, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, जिसकी वजह से वो मनी खर्च कर पाएंगे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे। तो ये पॉलिसीज़ होती हैं, हमें समझ में नहीं आता, बट गवर्नमेंट इसको करती रहती है, अपनी प्लानिंग के हिसाब से करती है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे गवर्नमेंट प्लानिंग्स करती थी, पहले करती थी और आज भी करती है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी एक वॉरेन एल्विन को जंगलों में भेजा कि जाइए और पता करिए कि आदिवासी लोग कैसे रह रहे। तो उन्होंने क्या कहा? गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ व्हाट दिस कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क वाज लाइक। यानी कि उन्होंने जो है
एक कैलेंडर के हिसाब से लोगों के काम को डिवाइड करा कि वहाँ के लोग कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। ही राइट्स, वो लिखते हैं, इन चैत। चैत हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मंथ का नाम होता है, ठीक है। आज की तारीख में तो हम ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके का कैलेंडर होता है। जो हिंदी कैलेंडर होता है, या आप कह दीजिए हिंदू हिसाब से जो कैलेंडर है, उसमें चैत, ठीक है। अच्छा, ये मंथ के नाम आएंगे, तो ये मंथ देखिए आप, चैत ये मंथ है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स दैट वर ऑलरेडी रेप्ड, यानी कि औरतें फसलों को काटती थी, ठीक है, और उनको पैक करती थी चैत के मंथ के अंदर। और जो मैन कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर रिचुअल हंट, और जो आदमी थे वो जो है बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे ताकि लकड़ी और घर बनाने के लिए लकड़ी मिल सके, जलाने के लिए लकड़ी मिल सके, और जो है अपना जो उनका पारंपरिक जो उनका शिकार था उसको करते थे। द हंट बिगिन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। शिकार जब शुरू किया जाता था तो उसको फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, जिस दिन पूरे चांद निकलता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन शुरू किया जाता था ताकि उनको रात के समय में भी दिख सके, और जानवर जो रात के समय पे बाहर निकले उनको शिकार कर सके। और शिकार जो है ईस्ट दिशा से, यानी कि पूर्व दिशा से शुरू किया जाता था। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग, और बैम्बूज माने बांस के बनाए हुए जाल, ठीक है, फंसाने के लिए जानवरों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सैगो, टैमरिंड एंड मशरूम। औरतें जो हैं वो इकट्ठा करती थी। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। हाँ जी, गैदर्ड क्या इकट्ठा करती है? साग हम आज के समय में बोलते हैं ना, पत्तियाँ, ठीक है। अच्छा, जिसकी हम सब्जियां बनाते हैं, साग बनता है ना, उसको। टैमरिंड यानी इमली, और मशरूम कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये इकट्ठा करती थी जंगलों से। बेगा वुमेन एंड कैन ओनली गैदर रूट्स और कांडा एंड महुआ सीड्स। जो बेगा जनजाति की महिलाएं थी वो जो है रूट इकट्ठा करती थी, कांडा और महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बेगाज वर नोन एज द बेस्ट हंटर्स। मध्य भारत के जितनी भी आदिवासी जनजातियां रहती थी उनमें बेगाज जो थे वो उत्तम शिकारी माने जाते थे। इन बैसाख, ठीक है, बैसाख का महीना जो होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में आता है ना। अच्छा, बैसाखी सुना भी होगा आपने, है ना। बैसाखी जब फसलें कटती हैं। द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस, द वुमेन गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न। बैसाख के महीने में औरतें जो हैं इकट्ठा करती थी जंगलों में जा कर के जो अध जली लकड़ियाँ होती हैं, अनबर्न्ड वुड, उनको इकट्ठा करती थी ताकि उनको दोबारा जलाया जा सके और उनसे खाना पकाया जा सके, ठीक है ना। मैन कंटिन्यू टू हंट बट नियरर देयर विलेजेस। जो पुरुष थे वो लगातार अपने शिकार को करते रहते थे, मगर गांव के आसपास जहां उनका बसेरा होता था उसके सिर्फ आसपास जाके ही शिकार करते थे। इन जेठ जो है ये भी मंथ का नाम है, जेठ, ठीक है। जेठ का मंथ होता है इन जेठ। जेठ में आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जब थोड़ा सा गर्मियां पड़ने लगती हैं उसको जेठ का मंथ बोलते हैं। सोइंग टुक प्लेस, द हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। वो लोग लगातार शिकार जारी रखते थे जेठ के महीने में भी। फ्रॉम अषाढ़ टू भादो द मेन वर्कड इन फील्ड्स। और जब हल्की बरसातें शुरू हो जाती, अषाढ़ एंड भादो टू भादो, ठीक है, जब मौसम ऐसा सुहाना हो जाता था कि काम किया जा सके खेतों के अंदर, तो और खेतों को पानी, क्योंकि खेतों को पानी मिलता था तो वो हल्का सा बरसातों के मौसम में ही मिलेगा। तो अषाढ़ भादो मैन वर्क इन द फील्ड, जो पुरुष थे वो खेतों में काम करना शुरू कर देते थे। इन कौर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वर रिपेंड एंड इन कार्तिक कुटकी बिकेम राइप। अच्छा, यानी कि जो कौर, द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वर रिपेंड, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अनाज के जो दाने हैं वो पकने लगते थे,
ठीक है, क्योंकि अब उनको लगाए हुए कई महीने हो गए हैं तो वो पकने लगते हैं आगे आने वाले महीनों के अंदर। इन अघन एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पूस विनोइंग टुक प्लेस। देखिए अब ये भी मंथ के नाम आ रहे हैं, अघन, पूस, पूस का महीना होता है, अघन महीने के नाम है, ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही नाम है। ठीक है, हो सकता है हम नहीं इसको समझ पाएँ, बट आप अगर अपने बड़ों से हिंदी कैलेंडर, क्योंकि हमने बचपन से ही ये ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो किया, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें इसको समझने के लिए सोचना पड़ रहा है कि कौन से मंथ है। ठीक है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बचपन से हमने वही सीखा और बचपन से उसी कैलेंडर को हम लोग देख रहे हैं। बट अगर आप हिंदी कैलेंडर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बता देंगे पूस का महीना, और ये चैत का महीना, ये कार्तिक का महीना, चैत का महीना, ये कौन से महीने होते हैं, बैसाख का महीना, है ना। अच्छा, तो अघन और पूस के महीने में फसलें तैयार हो जाती थी और उनको फिर काटा जाता था। पूस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिजेस। पूस के महीने में, क्योंकि जब उनकी फसलें पक जाती थी, फसलें कट जाती थी, तो उसके बाद वो उन फसलों को, उनके पास अनाज खूब सारा इकट्ठा हो जाता था और वो टेंशन फ्री होते थे, है ना। अब उनके पास मनी आ जाती थी, सामान आ जाता था, क्योंकि वो लोग एक्सचेंज करते थे। और एक्सचेंज किसके बदले में करेंगे? अनाज के बदले में, तो अनाज के बदले में सामान। तो अब उनकी ज़रूरतों का सामान उन्हें मिलने लगता था, तो अब वो क्या है, खुश हैं। तो जब खुश होंगे तो क्या करेंगे? खुश होंगे तो वो डांस करेंगे, पार्टी करेंगे और शादियां करेंगे। तो वो फिर शादी भी करते थे, उस समय उनका शादी का सीज़न होता था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब नवंबर का मंथ आता है तब चावल की फसल कट चुकी होती है। हमारे देश में लोगों के पास पैसा होता है, किसान देश है हमारा, ठीक है, अच्छा, कृषि प्रधान देश है, मनी आती है और जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं। और उस दौरान में जो है बहुत ज़्यादा, आपने नोटिस किया होगा, शादियों का सीज़न चलता है, ठीक है। और दिवाली भी उसी दौरान आती है, क्योंकि लोग खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो अगर आप उसको वैसे देखें, साइंटिफिकली देखें, तो वो सीज़न जो है हमारे देश के अंदर फसलों के पकने के बाद खुशी मनाने का सीज़न होता है, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। इन माघ शिफ्ट्स वर मेड टू न्यू बेवर्स एंड हंटिंग गैदरिंग वॉज द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। यानी कि जब माघ का महीना आता था तो माघ के महीने में बेवर्स, अब बेवर्स वर्ड आया देखिए यहाँ पर, बेवर्स, बेवर्स का मतलब क्या होता है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स नए, क्योंकि जब एक बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक बार खेत बो दिया, उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी फर्टिलिटी फिर चली जाती है, तो उसके बाद उनको नए खेतों में जाना पड़ता है, नई जगहों में जाना पड़ता है। तो वो लोग नए खेतों की तरफ शिफ्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, नई जगहों में जाते थे, नए खेत का मतलब नए एरिया में, वहाँ पे नए खेत बनाएंगे। द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबव टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर। और ये जो साइकिल हमने पढ़ा है पूरे साल वाला, ये चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। ये पहले साल का साइकिल था, ठीक है। अच्छा, पहले साल का साइकिल अब एंड हो चुका है। उसके बाद इन द सेकेंड ईयर देयर वॉज मोर टाइम फॉर हंटिंग एज ओनली अ फ्यू क्रॉप्स हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड। सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में, दूसरे सीज़न में वो कम खेती करते थे, क्योंकि एक तो ये कि उनके पास खूब सारा अनाज इकट्ठा हो जाता था, तो वो निश्चिंत है कि भाई हमारा पूरे साल का कोटा चल जाएगा, ठीक है। तो अगले सेकेंड ईयर में एक तो वो अपने खेतों को दोबारा से उनकी फर्टिलिटी को रीगेन होने देते थे, है ना। अच्छा, एक तो ये रीज़न हो गया, तो वो कम फसलें बोते थे, सिर्फ छोटी मोटी सब्जियां बोते थे। और इसके अलावा वो जो हैं उनके पास अनाज भी हो जाता था और वो निश्चिंत हो जाते थे कि भाई अब तो अनाज भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये साल हमारा चला जाएगा, तो सेकेंड ईयर हमारा निकल जाएगा। बट वो हंटिंग कंटिन्यू करते रहते थे, यानी शिकार को लगातार करते रहते थे। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड द मैन लाइव्ड इन द बेवर्स। और उनके पास खूब सारा अनाज रहता था, इनफ फूड रहता था, तो इसीलिए जो उनके जो पुरुष थे वो ज़्यादा शिकार के लिए या उसके लिए ज़्यादा नहीं जाते थे, वो अपने बेवर्स में, यानी बेवर्स का मतलब अपने खेतों के आसपास ही रहते थे। It was only in the third year that the diet had to be supplemented with the forest products। और तीसरा साल होते होते
उनकी जो खुराक के अंदर जंगल के सामान भी शामिल हो जाते थे, क्योंकि अनाज थोड़ा कम होने लग रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, जंगल के जो सामान मिलते हैं, जंगलों में जो सामान मिल रहे हैं, उन सबको भी खाने लगते थे। तो ये उनकी लाइफ थी, जो कि क्या बोलते हैं, हमारे ब्रिटिश टाइम के वेरियर एल्विन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया कि वो क्या था, है ना, उनकी लाइफ क्या थी। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको ज़रूर से मुझे बताएंगे। और ये फ़ोटो देखिए यहाँ पर, बहुत ही फ़ोटो, इस फोटो में देखिए क्या है कि ए संथल गर्ल कैरिंग फायरवुड, बिहार 1946। संथल क्या होते हैं, प्रजाति का नाम है, उसमें संथल प्रजाति की एक लड़की जिसने की लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है, 1946 की ली हुई ये फ़ोटो है। चिल्ड्रन गो विद देयर मदर टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो बच्चे होते थे वो भी अपनी माता के साथ जाते थे और जंगल का सामान बुनते थे, मतलब उनसे सामान कलेक्ट करते थे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ जो थे कौन, आपका जनजातियाँ, वो कुछ ऐसी जनजातियाँ भी थीं जो अपने आप को सेटल्ड करना चाहते थे, ना कि बार बार शिफ्ट करना चाहते थे, ठीक है। बार बार शिफ्ट करना, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वो चाहते थे कि हम एक जगह सेटल्ड हो जाएं। तो इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। कुछ ऐसे भी 1900 का दशक आते आते, सॉरी शताब्दी आते आते, कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स थे जिन्होंने अपने आप को शिफ्टिंग करने के बजाय अपने आप को परमानेंट सेटल्ड करना अच्छा समझा, तो वो अपने आप को सेटल्ड करना चाहते थे। दे बिगन टू यूज द प्लग एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। और वो उन्होंने जो है अब हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ज़मीनों पर अपना हक जताना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वो उन ज़मीनों को अपना मानने लगे थे, ठीक है, उन पर हक जताने लगे थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल। कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मुंडाज प्रजाति जो कि छोटा नागपुर में मिलते थे, उनमें जो क्लैन होता है यानी कि कुटुंब, उनका एक समुदाय, क्लैन मीन्स समुदाय, कुटुंब, आदिवासियों के ग्रुप को कहते हैं क्लैन। तो जो उनका क्लैन होता था वो पूरी ज़मीन को ही, ठीक है, वो सारे मेंबर्स उस ज़मीन को अपना मानते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज descendant of the original settlers who had first cleared the land। वो सभी सदस्य कुटुंब के जिन्होंने सबसे पहली बार आके उस ज़मीन पर कब्जा किया या सबसे पहली बार उस ज़मीन पर आए, उस ज़मीन को साफ़ किया, ठीक है, उस ज़मीन पर खेती शुरू करी, वो लोग ही उस ज़मीन के हकदार होते थे। अच्छा, उसके बाद देखिए, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। हालांकि उन सभी के उस ज़मीन पर अधिकार होते थे, उस कुटुंब के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के उस ज़मीन पर अधिकार होते थे। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, सम बिकेम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। हालांकि उनमें से कुछ, उस कुटुंब के अंदर रहने वाले कुछ जो हैं, जो थोड़े पावरफुल हो जाते थे और अपनी वो शक्ति जुटा लेते थे, यानी कि उनके खेतों में ज़्यादा खेती हो गई तो जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा धन आ गया और इस वजह से वो लोग जो हैं पावर को जुटा लेने की वजह से एक मुखिया बन जाते थे कि हम इस ग्रुप के मुखिया हैं, और कुछ लोग उनको फॉलो भी करने लगते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। जो उनमें से जो पावरफुल लोग हो जाते थे वो अब अपनी खेत ज़मीन को दूसरे लोगों को उस पर देने लगते थे किराए पर कि भाई तुम इसको इस पे खेती कर लो। खुद नहीं करते थे, दूसरों को किराए पर दे देते थे खेती करने के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गॉन्स एंड सैंथल्स
as more civilized than hunters, gatherers और shifting cultivators. ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो जो है गॉन्ड्स और सेंथल्स को ठीक ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे एज कंपेयर टू अदर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, यानी कि बाकी के जो घुमक्कड़ काश्तकार थे, ठीक है, और जो सामान इकट्ठा करने वाले थे, ठीक है, पशु चराने वाले थे, उनके मुकाबले में गोंड्स और सेंथल्स प्रजातियों को ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि वो लोग सेटल्ड रहते थे, अपने आप को सेटल करके रहते थे. दोज हु लाइव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सवेज, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड. बाकी के जो बचे हुए थे उनको वो लोग असभ्य, ठीक है, और जंगली मानते थे. वाइल्ड यानी जंगली और सेवेज माने असभ्य मानते थे, ठीक है, उनको भी सेटल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे. और बेवर्स वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पर बेवर वर्ड का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा खेत, जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर मध्य भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मिलने वाले वो जगह जो कि खेतों के लिए पर्पस के लिए यूज़ होती थी, यानी खेत, ठीक है, जहाँ पर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. आपको मुझे बताना है कि ब्रिटिशर्स किन 1940s के टाइम पर ब्रिटिशर्स किन जन समुदायों को वेल सिविलाइज्ड मानते थे, यानी कि वो किन को अच्छा समझते थे. आपको जो आपने ट्राइबल्स हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है, तो मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा. और मैं नोटिस कर लेता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उन्हें ज़रूर मिलेगा. फाइनल एग्जाम्स में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और कौन से नहीं देख रहे हैं. ठीक है, आप देखेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके लिए आने वाले समय में भी आपको हायर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती हैं. तो इसको पढ़ना और लेसन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है बारीकी से. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.